फणीश्वरनाथ रेणु जी का जन्म सन 1921 ईस्वी में एवं निधन सन 1977 ईस्वी में हुआ। फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म बिहार के पूर्णिया जिले के ओराही हिंगना नामक गांव में हुआ था। उन्होंने 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो स्वाधीनता आंदोलन में भाग लिया। नेपाल के राणाशाही विरोधी आंदोलन में भी उनकी सक्रिय भूमिका रही। वे राजनीति में प्रगतिशील विचारधारा के समर्थक थे। प्रगतिशील विचारधारा मतलब मार्क्सवादी विचारधारा, इसके समर्थक थे और 1953 ईस्वी में वे साहित्य सृजन के क्षेत्र में आए और उन्होंने कहानी, उपन्यास, निबंध आदि विविध साहित्यिक विधाओं में लेखन कार्य किया। रेणु जी आंचलिक कथाकार हैं। आंचलिकता का मतलब एक अंचल विशेष, क्षेत्र विशेष जहाँ की बोली, भाषा, संस्कृति को लेखक अपनी रचनाओं में सम्मिलित करता है। उन्होंने अंचल विशेष को अपनी रचनाओं का आधार बनाकर आंचलिक शब्दावली और मुहावरों का सहारा लेते हुए वहाँ के जीवन और वातावरण का चित्रण किया है। अपनी गहरी मानवीय संवेदना के कारण वे अभावग्रस्त जनता की बेबसी और पीड़ा स्वयं भोगते से लगते हैं। इस संवेदनशीलता के साथ उनका यह विश्वास भी जुड़ा है कि आज के त्रस्त मनुष्य के भीतर अपनी जीवन दशा को बदल देने की अकूत ताकत भी छिपी हुई है। इनके प्रसिद्ध कहानी संग्रहों की बात की जाए, उनमें ठुमरी, अगिनखोर, आदिम रात्रि की महक प्रमुख है। इनकी प्रसिद्ध कहानी तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम पर कहानी पर फिल्म भी बन चुकी है। महिला आंचल और परती परिकथा इनके उल्लेखनीय उपन्यास हैं। फणीश्वरनाथ रेणु स्वतंत्र भारत के प्रख्यात कथाकार हैं। रेणु ने अपनी रचनाओं के द्वारा प्रेमचंद की विरासत को नई पहचान और भंगिमा प्रदान की। रेणु जी की कला सजग आंखें, इनकी गहरी मानवीय संवेदना और बदलते सामाजिक यथार्थ की पकड़ अपनी अलग पहचान रखते हैं। रेणु ने मेला आंचल और परती परिकथा जैसे अनेक महत्वपूर्ण उपन्यासों के साथ अपने शिल्प और आस्वाद में भिन्न हिंदी कथा नई परंपरा को जन्म दिया। आधुनिकतावादी फैशन से दूर ग्रामीण समाज रेणु की कलम से इतना रससिक्त, प्राणवान और नया आयाम ग्रहण कर सका कि नगर एवं ग्राम के विवादों से अलग उसे नई सांस्कृतिक गरिमा प्राप्त हुई। रेणु की कहानियों में आंचलिक शब्दों के प्रयोग से लोक जीवन के मार्मिक स्थलों की पहचान हुई है। उनकी भाषा संवेदनशील, संप्रेषणीय एवं भाव प्रधान है। मर्मांतक पीड़ा और भावनाओं के द्वंद्व को उभारने में लेखक की भाषा अंतर्मन को छू लेती है। तो ये ऐसे हैं हमारे फणीश्वरनाथ रेणु। संवदीय कहानी में मानवीय संवेदना की गहन एवं विलक्षण पहचान प्रस्तुत हुई है। असहाय और सहनशील नारी मन के कोमल तंतु की, उसके दुख और करुणा की, पीड़ा तथा यातना की ऐसी सूक्ष्म पकड़ रेणु जैसे आत्म के शिल्पी द्वारा ही संभव है। हरगोविंद संवदिया की तरह अपने अंचल के दुखी, विपन्न, बेसहारा बड़ी बहुरिया जैसे पात्रों का संवाद लेकर रेणु पाठकों के सम्मुख उपस्थित होते हैं। रेणु ने बड़ी बहुरिया की पीड़ा को, उसके भीतर के हाहाकार को संवदिया के माध्यम से अपनी पूरी सहानुभूति प्रदान की है। लोक भाषा की नींव पर खड़ी संवदिया कहानी पहाड़ी झरने की तरह गतिमान है। उसकी गति, लय, प्रवाह, संवाद और संगीत पढ़ने वाले के रोम रोम में झंकृत होने लगता है। संवदिया कहानी में हम पढ़ेंगे कि संवदिया इस कहानी का प्रमुख पात्र है जो गांव-गांव संदेश पहुंचाने का कार्य करता है। कहानी के केंद्र में है गांव की बड़ी बहुरिया। बड़ी बहुरिया को पारिवारिक परिवारों के टूटने के कारण, बंटवारे के कारण उपेक्षा का सामना करना पड़ा है। बड़ी हवेली जो कभी संपन्न थी लेकिन अब वीरान हो चुकी है। बड़ी बहुरिया अकेली रह गई है। बाकी सभी सदस्य बंटवारे के बाद अलग हो गए हैं। हरगोविंद उसके पास एक संदेश लेकर जाने के लिए आता है और वहां के हालात देखकर वो बहुत ज्यादा भावुक हो जाता है। हरगोविंद को इस बात का भी आश्चर्य होता है कि संवदिया यानी कि मैं संदेश पहुंचाने वाला, उसकी आज इस जमाने में भी आवश्यकता है, क्योंकि जगह जगह पर डाकघर और संचार के आधुनिक साधन आ चुके हैं। लेकिन बड़ी बहुरिया को
पुराने ढंग की विश्वसनीयता और आत्मीयता चाहिए। इसीलिए वह अपने मायके संवाद पहुंचाने के लिए हरगोविंद को बुलाती है। कहानी के अंतिम हिस्से में हम देखते हैं कि हरगोविंद अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा पाता और पछताता है। वह बड़ी बहुरिया से माफी मांगता है और उन्हें आश्वस्त करता है कि वह अब से उनका बेटा बनकर उनकी सेवा करेगा और गांव को नहीं छोड़ने देगा। संवादिया। हरगोविंद को अचरज हुआ, तो आज भी किसी को संवादिया की जरूरत पड़ सकती है। इस जमाने में जबकि गांव-गांव में डाकघर खुल गए हैं, संवादिया के मार्फत संवाद क्यों भेजेगा कोई? आज तो आदमी घर बैठे ही लंका तक की खबर भेज सकता है और वहां का कुशल संवाद मंगा सकता है। फिर उसकी बुलाहट क्यों हुई? हरगोविंद बड़ी हवेली की टूटी ड्योढ़ी पार करके अंदर गया। सदा की भांति उसने वातावरण को सूंघ कर संवाद का अंदाजा लगाया। निश्चय ही कोई गुप्त समाचार ले जाना है जो चांद और सूरज को नहीं मालूम हो और परेवा पंछी तक भी न जाने। पांव लगी बड़ी बहुरिया, हरगोविंद ने कहा। बड़ी हवेली की बड़ी बहुरिया ने हरगोविंद को पीढ़ी दी और आंख के इशारे से कुछ देर चुपचाप बैठने को कहा। बड़ी हवेली अब नाम मात्र को ही बड़ी हवेली है, जहां दिन रात नौकर नौकरानियों और जन मजदूरों की भीड़ लगी रहती थी, वहां आज बड़ी हवेली की बड़ी बहुरिया अपने हाथ से सुपा में अनाज लेकर फटक रही है। इन हाथों में सिर्फ मेहंदी लगाकर ही गांव की नाइन परिवार पालती थी। कहाँ गए वे दिन? हरगोविंद ने एक लंबी सांस ली। हरगोविंद को हवेली के पिछले दिनों की याद आती है और वो एक लंबी सांस लेता है। आगे सोचता है, बड़े भैया के मरने के बाद ही जैसे सब खेल खत्म हो गया। तीनों भाइयों ने आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू किया। रैयतों ने जमीन पर दावे करके दखल किया। फिर तीनों भाई गांव छोड़कर शहर जा बसे। रह गई बड़ी बहुरिया। कहाँ जाती बेचारी? भगवान भले आदमी को ही कष्ट देते हैं, नहीं तो 1 घंटे की बीमारी में बड़े भैया क्यों मरते? बड़ी बहुरिया की देह से जेवर छीन छीन कर खींच और छीन कर बंटवारे की लीला हुई थी। हरगोविंद ने देखी है अपनी आंखों से द्रौपदी चीर हरण लीला। बनारसी साड़ी को 3 टुकड़े करके बांटा गया, बंटवारा किया था निर्दयी भाइयों ने। बेचारी बड़ी बहुरिया। और उसे बड़े भैया के मरने के बाद में बड़ी बहुरिया की किस तरह की स्थिति हो जाती है, किस तरह भाइयों में बंटवारा होता है, वो सब उसको याद आ जाता है। गांव की मोदियाइन बूढ़ी न जाने कब से आंगन में बैठकर बड़बड़ा रही थी और कह रही थी, उधार का सौदा खाने में बड़ा मीठा लगता है और दाम देते समय मोदियाइन की बात कड़वी लगती है। मैं आज दाम लेकर ही उठूंगी। बड़ी बहुरिया ने कोई जवाब नहीं दिया। बड़ी बहुरिया से मोदियाइन कह रही है। हरगोविंद ने फिर लंबी सांस ली और सोचा, जब तक यह मोदियाइन आंगन से नहीं टलती, बड़ी बहुरिया हरगोविंद से कुछ नहीं बोलेगी। अब वह चुपचाप नहीं रह सका और कहा, मोदियाइन काकी, बाकी बकाया वसूलने का यह काबुली कायदा तो तुमने खूब सीखा है। काबुली कायदा सुनते ही मोदियाइन तमक कर खड़ी हो गई और कहा, चुप रहे मुंह झोंसिए निमोछिए। क्या करूं काकी, भगवान ने मूछ दाढ़ी दी नहीं, न काबुली आगा साहब की तरह गुलजार दाढ़ी। फिर काबुली का नाम लिया तो जीप पकड़कर खींच लूंगी। हरगोविंद ने जीप बाहर निकालकर दिखलाई, अर्थात खींच ले। हुआ यह था कि 5 साल पहले गुल मोहम्मद आगा उधार कपड़ा लगाने के लिए गांव में आता था और मोदियाइन के ओसारे में दुकान लगाकर बैठता था। आगा कपड़ा देते समय मीठा बोलता और वसूली के समय जोर जुल्म से 1 का 2 वसूल था। एक बार कई उधार लेने वालों ने मिलकर काबुली की ऐसी मरम्मत कर दी कि फिर लौटकर गांव में नहीं आया। लेकिन इसके बाद ही दुखनी मोदियाइन लाल मोदियाइन हो गई। काबुली क्या, काबुली बादाम के नाम से भी चिढ़ने लगी। गांव के नाचने वाले ने नाच में काबुली का स्वंग किया था और कहा, तुम हमारा मुल्क जाएगा मोदियाइन, हम काबुली बादाम पिस्ता अखरोट खिलाएगा। मोदियाइन बड़बड़ाती गाली देती हुई चली गई।
तो बड़ी बहुरिया ने हरगोविंद से कहा, हरगोविंद भाई, तुमको एक संवाद ले जाना है आज ही, बोलो जाओगे ना? हरगोविंद भी कहता है, कहाँ पे? बड़ी बहुरिया कहती है, मेरी माँ के पास। हरगोविंद बड़ी बहुरिया की छलछलाई हुई आंखों में डूब गया। कहिए, क्या संवाद है? संवाद सुनाते समय बड़ी बहुरिया सिसकने लगी। हरगोविंद की आंखें भी भर आई। बड़ी हवेली की लक्ष्मी को पहली बार इस तरह सिसकते देखा है हरगोविंद ने। वह बोला, बड़ी बहुरिया, दिल को कड़ा कीजिए। और कितना कड़ा करूं दिल? माँ से कहना, मैं भाई भाभीियों की नौकरी करके पेट पालूंगी, बच्चों की जूठन खाकर एक कोने में पड़ी रहूंगी, लेकिन यहाँ अब नहीं रह सकूंगी। कहना, यदि माँ मुझे यहाँ से नहीं ले जाएगी तो मैं किसी दिन गले में घड़ा बांधकर पोखरे में डूब मरूंगी। और भतुआ साग खाकर कब तक जीऊं? किस लिए, किसके लिए? ये शब्द हरगोविंद को कहती हैं। सुनते ही हरगोविंद का रोम रोम कलपने लग जाता है। देवर देवरानियां भी कितने बेदर्द हैं। ठीक अगहनी धान के समय बाल बच्चों को लेकर शहर से आएंगे, 10-15 दिनों में कर्ज उधार की ढेरी लगाकर वापस जाते समय दो दो मन के हिसाब से चावल चूड़ा ले जाएंगे। फिर आम के मौसम में आकर हाजिर कच्चा पक्का आम तोड़कर बोरियों में बंद करके चले जाएंगे। फिर उलटकर कभी नहीं आएंगे। देख, और सबके सब राक्षस हैं। इस तरह हरगोविंद इनके बारे में सोचता है। बड़ी बहुरिया आंचल के खूंट से 5 रुपए का गंदा नोट निकालकर बोली, पूरा राह खर्च भी नहीं जुटा सकी, आने का खर्च माँ से मांग लेना, और उम्मीद है भैया तुम्हारे साथ ही आवेंगे। हरगोविंद बोला, बड़ी बहुरिया, राह खर्च देने की जरूरत नहीं, मैं इंतजाम कर लूंगा। तुम कहाँ से इंतजाम करोगे? हरगोविंद कहता है, मैं आज ही 10 बजे की गाड़ी से जा रहा हूँ। बड़ी बहुरिया हाथ में नोट लेकर चुपचाप भाव शून्य दृष्टि से हरगोविंद को देखती रही। हरगोविंद हवेली से बाहर आ गया। उसने सुना बड़ी बहुरिया कह रही थी, मैं तुम्हारी राह देख रही हूँ। संवदिया अर्थात संदेशवाहक। हरगोविंद संवदिया संवाद पहुंचाने का काम सभी नहीं कर सकते। आदमी भगवान के घर से संवदिया बनकर आता है। संवाद के प्रत्येक शब्द को याद रखना। जिस सुर और स्वर में संवाद सुनाया गया है, ठीक उसी ढंग से जाकर सुनाना सहज काम नहीं है। गांव के लोगों की गलत धारणा है कि निठल्ला और कामचोर और पेटू आदमी ही संवदिया का काम कर सकता है। न आगे नाथ न पीछे पगहा। बिना मजदूरी लिए ही जो गांव गांव संवाद पहुंचावे, उसको और क्या कहेंगे? औरतों का गुलाम। जरा सी मीठी बोली सुनकर ही नशे में आ जाए, ऐसे मर्द को भी भला मर्द कहेंगे? किंतु गांव में ऐसा कौन है, ऐसा कौन सा घर है जिसकी माँ बहू बेटी संवाद हरगोविंद ने नहीं पहुंचाया है? लेकिन ऐसा संवाद पहली बार ले जा रहा है वह। गाड़ी पर सवार होते हरगोविंद को पुराने दिनों और संवादों की याद आने लगी। एक करुण गली एक करुण गीत की भूली हुई कड़ी फिर उसके कानों के पास गूंजने लगी। पैया पड़ूं दाढ़ी धरूं, हमारो संवाद ले जाहू रे संवदिया। बड़ी बहुरिया के संवाद का प्रत्येक शब्द उसके मन में कांटे की तरह चुभ रहा है। किसके भरोसे यहाँ रहूंगी? एक नौकर था, वह भी कल भाग गया। गाय खूंटे से बंधी भूखी प्यासी ही कर रही है। मैं किसके लिए इतना दुख झेलूं? ये सब बातें गाड़ी में बैठे बैठे ही हरगोविंद को याद आ रही है। हरगोविंद ने अपने पास बैठे हुए एक यात्री से पूछा, क्यों भाई साहब, थाना विहमपुर में डाक गाड़ी रुकती है या नहीं? यात्री ने मानो कूड़ कर कहा, थाना विहमपुर में सभी गाड़ियां रुकती हैं। हरगोविंद ने भांप लिया, ये आदमी चिड़चिड़े स्वभाव का है, इससे कोई बातचीत नहीं जमेगी। वह फिर बड़ी बहुरिया के संवाद को मन ही मन दोहराने लगा। लेकिन संवाद सुनाते समय वह अपने कलेजों को कैसे संभाल सकेगा? बड़ी बहुरिया संवाद कहते समय जहां जहां रोई है, वहां वह भी रोएगा। कटिहार जंक्शन पहुंचकर उसने देखा, 15-20 साल में बहुत कुछ बदल गया है। अब स्टेशन पर उतरकर किसी से
कुछ पूछने की कोई जरूरत नहीं है। कटिहार जंक्शन पहुंचकर उसने देखा 15-20 सालों में बहुत कुछ बदल गया है। अब स्टेशन पर उतरकर किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। गाड़ी पहुंची और तुरंत भोपे से आवाज अपने आप निकलने लगी। थाना विहमपुर, खगड़िया और बरौनी जाने वाले यात्री 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर चले जाएं, गाड़ी लगी हुई है। हरगोविंद प्रसन्न हुआ। कटिहार पहुंचने के बाद ही उसे मालूम होता है कि सचमुच सुराज हुआ है। इसके पहले कटिहार पहुंचकर किस गाड़ी में चढ़ें और किधर जाएं, इस पूछताछ में ही कितनी बार उसकी गाड़ी छूट गई है। गाड़ी बदलने के बाद फिर बड़ी बहुरिया का करुण मुखड़ा उसकी आंखों के सामने उभर गया। हरगोविंद भाई, माँ से कहना भगवान ने आंखें फेर ली, लेकिन मेरी माँ तो है। किस लिए, किसके लिए मैं भतुआ साग खाकर कब तक जीऊं। थाना विहमपुर स्टेशन पर गाड़ी पहुंची तो हरगोविंद का जी भारी हो गया। इसके पहले भी वह भला बुरा संवाद लेकर इस गांव में आया है, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ उसके पैर गांव की ओर बढ़ ही नहीं रहे थे। इसी पगडंडी से बड़ी बहुरिया अपने मैके लौट जावेगी, गांव छोड़कर चली जावेगी, फिर कभी नहीं आवेगी। इस तरह की बातें वो मन ही मन सोचता रहता है। हरगोविंद का मन कलपने लगा। तब गांव में क्या रह जाएगा। गांव की लक्ष्मी ही गांव छोड़कर जाएगी। किस मुंह से वह ऐसा संवाद सुनाएगा। कैसे कहेगा कि बड़ी बहुरिया भतुआ साग खाकर गुजारा कर रही है। सुनने वाले हरगोविंद के गांव का नाम लेकर थूकेंगे। कैसा गांव है जहां लक्ष्मी जैसी बहुरिया दुख भोग रही है। लेकिन फिर भी अनिच्छा पूर्वक हरगोविंद ने गांव में प्रवेश किया। हरगोविंद को देखते ही गांव के लोगों ने पहचान लिया। जलालगढ़ गांव का संवादिया आया है। न जाने क्या संवाद लेकर आया है। राम राम भाई, कहो कुशल समाचार ठीक है न। राम राम भैया जी, भगवान की दया से आनंदी है। उधर पानी बूंदी पड़ा है। बड़ी बहुरिया के बड़े भाई ने हरगोविंद को नहीं पहचाना। हरगोविंद ने अपना परिचय दिया तो उन्होंने सबसे पहले अपनी बहन का समाचार पूछा और कहा, दीदी कैसी है। भगवान की दया से सब राजी खुशी है। मुंह हाथ धोने के बाद हरगोविंद की बुलाहट आंगन में हुई। अब हरगोविंद कांपने लगा। उसका कलेजा धड़कने लगा। ऐसा तो कभी नहीं हुआ। बड़ी बहुरिया की छलछलाई हुई आंखें, सिसकियों से भरा हुआ संवाद। उसने बड़ी बहुरिया की बूढ़ी माता को पांव लागी की। बूढ़ी माता ने कहा, कहो बेटा, क्या समाचार है। माई जी, आपके आशीर्वाद से सब ठीक है। कोई संवाद जो तुम्हें कहना हो। हरगोविंद सोच में पड़ जाता है। हैं संवाद? जी, संवाद तो कोई नहीं है। मैं कल सिरसिया गांव आया था तो सोचा कि एक बार चलकर आप लोगों का दर्शन कर लूं। बूढ़ी माता हरगोविंद की बात सुनकर कुछ उदास सी हो गई। तो तुम कोई संदेश लेकर नहीं आए हो। हरगोविंद कहता है, जी नहीं, कोई संवाद नहीं है। ऐसे बड़ी बहुरिया ने कहा है कि यदि छुट्टी हुई तो दशहरा के समय गंगा जी के मेले में आकर माँ से भेंट मुलाकात कर आ जाऊंगी। बूढ़ी माता चुप रही। हरगोविंद बोला, छुट्टी कैसे मिले, सारी गृहस्थी बड़ी बहुरिया के ऊपर ही है। बूढ़ी माता बोली, मैं तो बबुआ से कह रही थी कि जाकर दीदी को लिवा लाओ, यहीं रहेगी। वहां अब क्या रह गया है। जमीन जायदाद तो सब चली ही गई। तीनों देवर अब शहर में जाकर बस गए हैं। कोई खोज खबर भी नहीं लेते और मेरी बेटी अकेली है। इस तरह से बड़ी बहुरिया की माँ बड़ी बहुरिया के लिए, अपनी बेटी के लिए चिंता व्यक्त करती है। हरगोविंद कहता है, नहीं माई जी, जमीन जायदाद अभी भी कुछ कम नहीं है। जो है वही बहुत है। टूट भी गई है बड़ी हवेली, लेकिन आखिर है तो बड़ी हवेली ही। स्वांग नहीं है, ये बात ठीक है, मगर बड़ी बहुरिया का तो सारा गांव ही परिवार है। हमारे गांव की लक्ष्मी है बड़ी बहुरिया। गांव की लक्ष्मी गांव को छोड़कर शहर कैसे जाएगी। यों देवर लोग हर बार आकर ले जाने की जिद करते हैं और इस प्रकार हर गोविंद जो है अपने गांव की बात रखता है, बनाता है।
बूढ़ी माता ने अपने हाथ हरगोविंद को जलपान लाकर दिया। पहले थोड़ा जलपान कर लो बबुआ। जलपान करते समय हरगोविंद को लगा बड़ी बहुरिया दालान में बैठकर उसकी राह देख रही है, भूखी प्यासी। रात में भोजन करते समय भी बड़ी बहुरिया मानो सामने आकर बैठ गई। कर्ज उधार अब कोई देते नहीं, एक पेट तो कुत्ता भी पालता है, लेकिन मैं माँ से कहना। हरगोविंद ने थाली की ओर देखा। दाल भात, 3 किस्म की भाजी, घी, पापड़, अचार। बड़ी बहुरिया बथुआ साग उबालकर खा रही होगी। बूढ़ी माता ने कहा, क्यों बबुआ, खाते क्यों नहीं? हरगोविंद कहता है, माई जी, पेट भर जलपान जो कर लिया है। अरे, जवान आदमी तो 5 बार जलपान करके भी एक थाल भात खाता है। हरगोविंद ने कुछ नहीं खाया, खाया नहीं गया। संवदिया डटकर खाता है और अफर कर सोता है, किंतु हरगोविंद को नींद नहीं आ रही है। यह उसने क्या किया, क्या कर दिया? वह किस लिए आया था? वह झूठ क्यों बोला? नहीं नहीं, सुबह उठते ही वह बूढ़ी माता को बड़ी बहुरिया का सही संवाद सुना देगा। अक्सर अक्सर कि माई जी, आपकी इकलौती बेटी बहुत कष्ट में है। आज ही किसी को भेजकर बुलवा लीजिए, नहीं तो वह सचमुच कुछ कर बैठेगी। आखिर किसके लिए वह इतना सहेगी? बड़ी बहुरिया ने कहा है, भाभी के बच्चों की जूठन खाकर वह एक कोने में पड़ी रहेगी। इस प्रकार रात भर हरगोविंद इस तरह सोचता रहता है और उसको रात भर नींद नहीं आती। आंखों के सामने बड़ी बहुरिया बेटी रही, सिसकती और आंसू पहुंचती हुई। सुबह उठकर उसने दिल को कड़ा किया। वह संवदिया है, उसका काम है सही सही संवाद पहुंचाना। वह बड़ी बहुरिया का संवाद सुनाने के लिए बूढ़ी माता के पास जा बैठा। बूढ़ी माता ने पूछा, क्या है बबुआ, कुछ कहोगे? माई जी, मुझे इसी समय वापस जाना है, कई दिन हो गए। और फिर भी वो संवदिया हरगोविंद संवाद नहीं कहता है। बूढ़ी माता कहती है, अरे इतनी जल्दी क्या है, एक आध दिन रहकर मेहमानी कर लो। नहीं माई जी, इस बार तो आज्ञा दीजिए। दशहरा में मैं भी बड़ी बहुरिया के साथ आऊंगा, तब डटकर 15 दिनों तक मेहमानी करूंगा। बूढ़ी माता बोली, ऐसी जल्दी थी तो आए ही क्यों? सोचा था बिटिया के लिए दही चूड़ा भेजूंगी, सो दही तो नहीं हो सकेगा आज। थोड़ा चूड़ा है बासमती धान का, लेते जाओ। चूड़ी की चूड़ा की पोटली बगल में लेकर हरगोविंद आंगन से निकला तो बड़ी बहुरिया के बड़े भाई ने पूछा, क्यों भाई, राह खर्च तो है? हरगोविंद बोला, भैया जी, आपकी दुआ से किसी बात की कमी नहीं है। और इस प्रकार बिना संदेश कहे ही वह वापस गांव के लिए रवाना हो जाता है। स्टेशन पर पहुंचकर हरगोविंद ने हिसाब किया। उसके पास जितने पैसे हैं, उससे कटिहार तक का ही टिकट वह खरीद सकेगा, और यदि चौअन्नी नकली साबित हुई तो सेमापुर तक ही। बिना टिकट के वह स्टेशन भी नहीं जा सकेगा। डर के मारे उसकी देह का आधा खून सूख जाएगा। गाड़ी में बैठते ही उसकी हालत अजीब हो गई। वह कहाँ आया था और क्या करके जा रहा है? बड़ी बहुरिया को क्या जवाब देगा? यदि गाड़ी में निर्गुण गाने वाला सूरदास नहीं आता तो न जाने उसकी क्या हालत होती। सूरदास के गीतों को सुनकर उसका जी स्थिर हुआ। सूरदास गा रहा था कि आहो रामा, नेहरा को सुख सपन भयो, अब देश पिया की डोलिया चली। भाई रो मती, यही कर्म की गति। सूरदास चला गया तो उसके मन में बैठी हुई बड़ी बहुरिया फिर रोने लगी। किसके लिए इतना दुख सहूं? 5 बजे भोर में वह कटिहार स्टेशन पहुंचा। भोपे से आवाज आ रही थी, बैरगादी, कुसियार, जलालगढ़ जाने वाले यात्री 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर चले जाएं। हरगोविंद को जलालगढ़ जाना है, किंतु वह 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर कैसे जाएगा? उसके पास तो कटिहार तक का ही टिकट है। जलालगढ़, और जलालगढ़ यहाँ से 20 कोस है। बड़ी बहुरिया राह देख रही होगी, 20 कोस की मंजिल भी कोई दूर की मंजिल है। वह पैदल ही जाएगा और निश्चय करता है पैदल जाने का।
हरगोविंद महावीर विक्रम बजरंगी का नाम लेकर पैदल ही चल पड़ा। 10 कोस तक वह मानो बाई के झोंके पर रहा। कस्बा शहर पहुंचकर उसने पेट भर पानी पी लिया। पोटली में नाक लगाकर उसने सूंघा, आहा, बासमती धान का चूड़ा। माँ की सौगात बेटी के लिए। नहीं, वह इससे एक मुट्ठी भी नहीं खा सकेगा, किंतु वह क्या जवाब देगा बड़ी बहुरिया को। उसके पैर लड़खड़ाए। ऊहू, अभी वह कुछ नहीं सोचेगा, अभी सिर्फ चलना है, जल्दी पहुंचना है गांव। बड़ी बहुरिया की डबडबाई हुई आंखें उसको गांव की ओर खींच रही थी। मैं बैठी राह ताकती रहूंगी। चलता रहा। 15 कोस निकल गए। फिर याद आती है बड़ी बहुरिया की, माँ से कहना अब नहीं रह सकूंगी। 16 कोस, 17 कोस, 18 कोस, जलालगढ़ स्टेशन का सिग्नल दिखाई पड़ता है। गांव का ताड़ सिर ऊंचा करके उसकी चाल को देख रहा है। उसी ताड़ के नीचे बड़ी हवेली के दालान पर चुपचाप टक टकी लगाकर राह देख रही है बड़ी बहुरिया। भूखी प्यासी, हमरो संवाद ले जाहू रे संवदिया। लेकिन यह कहाँ चला आया हरगोविंद? यह कौन गांव है? पहली सांझ में ही अमावस्या का अंधकार। किस राह से वह किधर जा रहा है? नदी है? कहाँ से आ गई नदी? नदी नहीं, खेत है। ये झोपड़े हैं या हाथियों का झुंड? ताड़ का पेड़ किधर गया? वह राह भूलकर न जाने कहाँ भटक गया। इस गांव में आदमी नहीं रहते हैं क्या? कहीं कोई रोशनी नहीं, किससे पूछे? कहाँ वह रोशनी है या आंखें? वह खड़ा है या चल रहा है? वह गाड़ी में है या धरती पर? और इस तरह हरगोविंद चलते चलते, पैदल ही चलते चलते बुरी तरह थक जाता है। उसको बिल्कुल होश ही नहीं रहता कि वह अपने गांव में पहुंच गया है। हरगोविंद भाई आ गए? बड़ी बहुरिया की बोली है या कटिहार स्टेशन का भोंपा बोल रहा है? हरगोविंद भाई, क्या हुआ तुमको? बड़ी बहुरिया। हरगोविंद ने हाथ से टटोलकर देखा, वह बिछावन पर लेटा हुआ है। सामने बैठी छाया को छूकर बोला, बड़ी बहुरिया। हरगोविंद भाई, अब जी कैसा है? लो, एक घूंट दूध और पी लो। मुंह खोलो। हाँ, पी जाओ, पियो। हरगोविंद होश में आया। बड़ी बहुरिया का पैर पकड़ लिया। बड़ी बहुरिया, मुझे माफ करो, मैं तुम्हारा संवाद नहीं कह सका। तुम गांव छोड़कर मत जाओ, तुमको कोई कष्ट नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हारा बेटा। बड़ी बहुरिया, तुम मेरी माँ, सारे गांव की माँ हो। मैं अब निठल्ला बैठा नहीं रहूंगा, तुम्हारा सब काम करूंगा। बोलो बड़ी माँ, तुम गांव छोड़कर चली तो नहीं जाओगी? बोलो। बड़ी बहुरिया गर्म दूध में एक मुट्ठी बासमती चूड़ा डालकर मसकने लगी। संवाद भेजने के बाद से ही वह अपनी गलती पर पछता रही थी। और इस प्रकार कहानी समाप्त हो जाती है। कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।